A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Znexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि किस तरीके से मॉडर्न टाइम पीरियड में, लेट मेडिवल अगर हम उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो किस तरीके से 16, 17, 18, 19 सेंचुरीज में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ती गई तो किस तरीके से फार्मर्स की लाइफ में, पीजेंट्स की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए। तो हमने डिटेल में बात किया इंग्लैंड और यूएस के बारे में। इंग्लैंड के बारे में हमने बात किया कि 16 सेंचुरी में जो है उनके जो फील्ड्स होते थे उनको किया जाता था शीप फार्मिंग में यूज, बट 18 सेंचुरी आते आते उन सबको यूज किया जाने लगा ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें हमने देखी। हमने अमेरिका के बारे में बात किया कि किस तरीके से अमेरिका जो है, हमने अमेरिका के बारे में बात किया कि किस तरीके से अमेरिका जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने वेस्टवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया था। पहले अमेरिकन लोग एक नैरो स्ट्रिप पे रहते थे और उन्होंने फिर पूरे यूएस के ऊपर कब्जा कर लिया था और वहां के जो नेटिव इंडियंस थे, अमेरिकन इंडियंस जिनको कहा जाता है, उनको मतलब वेस्टवर्ड धकेलते गए। फिर हम बात करेंगे कि यूएस के अंदर जो है ग्रेन की सप्लाईज डिमांड जो है बढ़ जाती है, रेलवेज आ जाते हैं, तो वहां पे वीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो वहां के जितने भी फार्मर्स हैं वो जंगलों को क्लियर कर करके वहां पे वीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वहां पे मैकेनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में, अलग अलग मशीनें आ रही है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईजी हो गया और फास्ट हो गया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। बट हमने फिर बात किया 1920s और 30s के बीच में, जब क्या होता है डिमांड ऑफ फूड ग्रेन फॉल कर जाती है, इकोनॉमी फॉल कर जाती है और एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सारी डस्ट बाउल सिंड्रोम के बारे में हमने बात किया कि क्या था, उसकी वजह से लोगों को समझ में आता है कि हमें एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में हम बात करें 1757 18 सेंचुरी का मिड क्या हो रहा है। हम तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में बिजी है। अंग्रेज हमारे पास आए हैं, वो आए थे हमारे यहाँ पे मर्चेंट बन के, उनको चीजें खरीदनी थी, उनको इंडिया पसंद आ गया तो उन्होंने कहा चलो यहीं सेटल हो जाते हैं। तो उन्होंने किया कि भाई हमारे को यहाँ पे ट्रेड का कंसेशन उनको पसंद नहीं आया, जो कि उनको फरमान मिला था, औरंगजेब ने दिया था। तो औरंगजेब के जो बाद वाले नवाब थे उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जो है बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे कर रहे, आपको पे करना चाहिए। तो होती है बैटल ऑफ प्लासी, फिर होती है बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स हो जाते हैं कंपनी के पास। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में भी, बड़ी क्लासेस की एनसीईआरटी में फिर से भी पढ़ेंगे। तो ये बात चल रही थी इंडिया के अंदर। अब क्या होता है, रेगुलर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू चाहिए उनको, इंक्रीज रेवेन्यू रेट्स, तो एक्सपेंड द एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब क्या है, अंग्रेज क्या करते हैं, एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ाया भी जाता है और क्रॉप इस तरीके की लगाई जाती है जिसकी डिमांड जो है यूरोप में है या यूके में है। जो उनको चाहिए वो क्रॉप लगाई जाएंगी। जो हमारे यहाँ पे क्रॉप लग रही है वो नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट। क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गई, जूट लगाया जा रहा है, ओपियम लगाया जा रहा है, इंडिगो लगाया जा रहा है, वीट प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इंडिया के अंदर शुरू हो गई है। फॉरेस्ट और जो पास्चर्स थे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो है ट्राइबल्स लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज आ जाते हैं। जो वेस्ट लैंड वाला जो एक्ट है वो आ जाता है कि आप किसी भी वेस्ट लैंड पे आप ऐसे ही घूम नहीं सकते अपने जानवरों को लेके। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो रूरल इंडिया के अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे तरीके की क्रॉप्स आ जाती हैं वर्ल्ड मार्केट में टू फीड द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन यूरोप। तो यहाँ पे जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही थी, वो अल्टीमेटली जाती है यूरोप, क्योंकि वहां पे उसकी डिमांड है, राइट। अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इंडिया, चाइना, इंग्लैंड इन सब का ट्रेड चल रहा है, ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या खरीद रही है, बाइंग टी एंड सिल्क फ्रॉम चाइना फॉर सेल इन इंग्लैंड। तो चाइना से चाय खरीदी जा रही है और सिल्क खरीदा जा रहा है। बट इंग्लैंड जो है डिडंट प्रोड्यूस एनीथिंग दैट कुड बी इजीली सोल्ड इन चाइना। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो, चाइना से वो चाय और सिल्क खरीद रहा है, बट इंग्लैंड जो है उसके पास खुद का ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको सेल में दे पाए, जिससे कि वहां पे चाइना बोले कि चलो ठीक है तुम मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दे देता हूँ। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किया इंडिया के अंदर ओपियम लगाना। ओपियम जो है वो इंडिया के अंदर लगाया, उस ओपियम को सेल किया चाइना में और चाइना से चाय और सिल्क को उठाया और उसको पहुंचा दिया इंग्लैंड में। तो एक ट्रायंगल सेटअप हो जाता है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैंटोन पोर्ट है चाइना का, ये देखिए कैंटोन पोर्ट, हो गया अपन, ये कैंटोन पोर्ट है, ये हमारा कलकत्ता पोर्ट है और ये इंग्लैंड है।
तो यहाँ से सामान उठाया जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड से क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो चल रहा है, कुछ मसाले हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, जूट वूट, और यहाँ पे जो ओपियम लगाई जा रही है वो जा रही है चाइना, वो ओपियम चाइना जा रही है, तो चाइना से उठता है सामान सिल्क और क्या, चाय। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। आउटफ्लो ऑफ द ट्रेजर फ्रॉम इंग्लैंड, दे कुड बाय टी ओनली बाय पेइंग सिल्वर कॉइन्स। पहले क्या हो रहा था, अंग्रेज क्या करते थे, ये हमने पढ़ा था हमारे केस में भी, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स लेकर आते थे, उसके बदले में हमारे यहाँ से ट्रेड करते थे, सेम चाइना के साथ भी। बट अब हमारे यहाँ पे ब्लैटर ऑफ प्लासी के बाद क्या, उनको दीवानी राइट्स मिल गए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ से ही पैसा कमाते हैं और यहीं पे ही पेमेंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ओपियम यहाँ पे उगाना शुरू किया और इलीगल ट्रेड शुरू हो जाता है चाइना में। चाइना में तब ओपियम ट्रेड लीगल नहीं था, इलीगल था। तो यहाँ पे ओपियम उगा के चाइना को देते हैं, चाइना से उठाते हैं सिल्क और चाय और उसको पहुंचाते हैं इंग्लैंड, राइट। तो ये सब चल रहा है। तो 1839 में जो ली जेनजू जो है वो एक स्पेशल कमिश्नर बन जाते हैं चाइना में, वो ओपियम ट्रेड को स्टॉप करना चाहते हैं, बट ही क्लोज, उन्होंने कैंटन पोर्ट क्लोज कर दिया। तो ब्रिटेन की और चाइना की वॉर हो जाती है, जिसको ओपियम वॉर कहा जाता है, जो चलती है 1837 से 42, जिसमें अल्टीमेटली चाइना हार जाता है और ओपियम ट्रेड को लीगलाइज कर दिया जाता है, राइट। ओपियम के प्रोटेस्ट में ये वॉर हो रही थी, बट उस वॉर में चाइना जो है इसके सामने नहीं टिक पाया था। बात है 1837 से 42 की। तो ये जो है ट्रेड एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं इस चार्ट से, यहाँ से चाइना से क्या उठाया जा रहा है, टी एंड सिल्क, और यहाँ से क्या हो रहा है, इंडिया से क्या भेजा जा रहा है, ओपियम, और फिर यहाँ से क्या, इंडिया के साथ इंग्लैंड का क्या ट्रेड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड आ रही है हमारे यहाँ पर, और हम जो है उनके रॉ मटेरियल सप्लायर है, कॉटन, जूट, ये सब सप्लाई कर रहे हैं, मसाले, राइट। तो समझ गए आप। अब क्या है, वेयर डिड ओपियम कम फ्रॉम, इंडिया के अंदर से कहाँ लगाई जा रही थी ओपियम, पहले बंगाल में लगाई जा रही थी। तो ब्रिटिश कॉन्कर बंगाल, सो दे मेड एफर्ट टू प्रोड्यूस ओपियम इन द लैंड अंडर देयर कंट्रोल। अब वो जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे उनको बोला जा रहा था कि भाई, क्योंकि उनको ट्रेड करने से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे कंट्री में कि हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स लगा रहे हैं, पल्सेस, दालें लगा रहे हैं हमारी। उन्होंने कहा इन सबको बंद करो और यहाँ पे लगाओ तुम ओपियम। क्यों चाहिए उनको ओपियम, क्योंकि ओपियम का इलीगल ट्रेड करना है उनको चाइना के साथ। तो यहाँ के फार्मर्स को फोर्स किया जाता है। तो ओपियम के लिए क्यों, ओपियम बेस्ट लैंड पर लगाओ, नो लैंड फॉर पल्सेस, उनके लिए कुछ नहीं बचता। हैड टू लीज द लैंड फॉर कल्टीवेशन, वेरी हाई रेंट फॉर द लैंड, नो टाइम फॉर अदर क्रॉप्स, और गवर्नमेंट पेड वेरी लो प्राइजेस फॉर ओपियम। तो ये सारा विशियस साइकिल में फंस जाते हैं वहाँ के फार्मर्स, हमारे यहाँ के। उनको बोला जाता है कि आप अपनी बेस्ट लैंड में ओपियम लगाओ, उनके फूड ग्रेन लगाने के लिए जगह नहीं है, उनको सस्ते में खरीदी जा रही है ओपियम, और रेंट जो है उस लैंड का बहुत हाई है। तो कल्टीवेटर्स जो है वो अनविलिंग है। तो अनविलिंग कल्टीवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओपियम थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो पैसा उधारी लेने लग गए विलेज हेडमैन से। तो विलेज हेडमैन को कौन बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रही है कि ये जो फार्मर्स हैं आप उनको पैसा उधारी दो। तो वो पैसा उधारी लेके फिर ओपियम लगा रहे हैं, और ओपियम लगाने के बाद पैसा चुकता कर रहे हैं, और फिर वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं गोल गोल। एक बारी जो पैसा उठाया, जो अगली बारी क्रॉप लगाई, उसको बेच के उसको रीपे किया, बट उसको रीपे करने के पूरा रीपे नहीं हो पाता था, क्योंकि एग्रीकल्चरल में इरिगेशन की फैसिलिटी उतने अच्छे नहीं थे। तो वो एक चक्कर में फंसे रहते थे। तो ये सब चल रहा है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था ऑफ प्लांटिंग द फील्ड विद अ क्रॉप ऑफ देयर चॉइस, बिकॉज उनको वही क्रॉप लगानी पड़ती थी, तभी उनको अगला लोन मिलेगा, जो कि सरकार चाहती है उस टाइम की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है। सो दे हैड टू एक्सेप्ट द लो प्राइस ऑल्सो। ये सब चलता है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोड्यूस ओपियम एट अ चीप रेट एंड सेल इट एट द हाई प्राइस इन द ओपियम एजेंट्स इन कलकत्ता। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इट वाज देन शिफ्ट टू चाइना। अब क्या हो रहा है, ओपियम जो रेवेन्यू है, डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, जो ओपियम रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इंडिया से खरीदी जा रही है ओपियम सस्ते दामों पर, चाइना में बेची जा रही है महंगे दामों पर, और ओपियम जो है बहुत प्रॉफिटेबल चीज हो गई है। तो किसान इस बातों से बहुत नाराज होते हैं। उनको पता तो चलेगा ही कि भाई ऐसा हो रहा है, हमारे से तो 10 रुपए में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 100 रुपए में, एग्जाम्पल है। तो उसकी वजह से वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो क्या होता है, इन द रीजन अराउंड बनारस कल्टीवेटर्स गेव अप ओपियम कल्टीवेशन एंड शुगर केन लगाना और आलू लगा देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो है ओपियम लगाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं अपनी जमीन को बेच देते हैं। तो वो क्या होता है, 1773 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इन बंगाल एस्टैब्लिश करती है मोनोपोली इन ट्रेड इन ओपियम। नो वन एल्स कैन लीगली परमिटेड टू ट्रेड इन द प्रोडक्ट। क्या हो जाता है इससे, बहुत सारे फार्मर्स, कुछ फार्मर्स जो है बंद कर देते हैं प्रोडक्शन, कुछ फार्मर्स जो है अपनी लैंड को बेच देते हैं। 1773 में जो है ओपियम ट्रेड को लीगलाइज किया जाता है
और जो है परमिट दे दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर। 1820 में क्या होता है, ओपियम प्रोडक्शन जो है ब्रिटिश टेरिटरी में स्टार्ट रैपिडली डिक्लाइनिंग। अब क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश वाली टेरिटरी थी, जो ब्रिटिश ने होल्ड कर रखी है, वो वाली टेरिटरी के अंदर ओपियम प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस मतलब में बेचा जाता था, खरीदा बहुत सस्ते दामों में जाता था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें इलीगल ओपियम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रिंसली स्टेट में इंक्रीज हो जाता है। प्रिंसली स्टेट क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्टेड इट्स एजेंट पोस्टेड इन प्रिंसली स्टेट्स टू कॉन्फिस्केट ऑल ओपियम। अब वो क्या कर रहे थे, वो जो ओपियम लगा रहे थे प्रिंसली स्टेट्स, वो डायरेक्ट डील करना शुरू कर देते हैं। इससे जो है लोगों को पता चलेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो अपने ऑफिशियल्स को बोलते हैं कि सारी इनकी ओपियम को सीज कर लो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसकी वजह से होता है कन्फ्लिक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट में, पीजेंट्स में और लोकल ट्रेडर्स में, एज लॉन्ग एज ओपियम प्रोडक्शन लास्टेड। तो जब ये ओपियम लग रहा था तो इतने सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में देखने को मिल रहे थे। पहले फोर्सफुली लगाओ, फिर लगाने के बाद प्राइजेस कम मिल रहे हैं, फिर क्या होती है प्रिंसली स्टेट्स ने भी लगाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो जो रूरल एरिया थे अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे इंग्लैंड की बात करूँ, चाहे यूएस की बात करूँ, चाहे इंडिया की बात करें, वो मॉडर्न पीरियड में काफ़ी चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में, नई टेक्नोलॉजीज आती है, मॉडर्नाइजेशन आती हैं। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे रेबेलियन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो तरीके की प्रोडक्शन को किया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल है। तो ये सारी अगर हम बात करते हैं स्पेशली इंडिया की कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं उनकी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से फार्मर्स की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बदल जाती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिया के अंदर क्या हो रहा था इस चैप्टर के इस पार्ट में हमने बात किया था। इसको आप ज़रूर रिलेट करते रहिएगा जब हम हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।